नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। महीनों से फरार चल रहे बैंक लुटेरा चढ़ा पुलिस के हत्थे, मुंबई में ले रखा था शरण। नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, चौकीदार के बेटे की चली गई जान, भड़का ग्रामीणों का आक्रोश। और गर्माता जा रहा है रामदयालु स्मृति भवन का विवाद। कांग्रेस नेताओं ने रामदयालु बाबू की प्रतिमा नहीं स्थापित होने देने की कही बात। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बेकाबू कंटेनर ने एक साइकिल सवार को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने कंटेनर में तोड़फोड़ करते हुए ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। घटना सदर थाना क्षेत्र के गोबर सही डुमरी रोड की है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचकर सड़क जाम कर दिया और ड्राइवर को पकड़कर लहूलुहान कर दिया। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने भीड़ से छुड़ाकर ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर थाने आ गई। मृतक की पहचान सदर थाने में तैनात चौकीदार पलटन पासवान का 24 वर्षीय पुत्र सुजित कुमार उर्फ जीवा के रूप में हुई है। पुलिस ने ग्रामीण को शांत कराने का प्रयास किया। लोगों का कहना है कि बैरिकेड नहीं होने की वजह से लगातार डुमरी रोड में लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बवाल की सूचना पर एसडीओ पूर्वी अमित कुमार और कुर्नी के विधायक केदार गुप्ता मौके पर पहुंचकर आक्रोशितों को समझा बुझाकर शांत कराया। जानकारी के मुताबिक मृतक चौकीदार का पुत्र जीवा की अगले महीने 8 तारीख को शादी होने वाली थी। गुरुवार की सुबह वह साइकिल से छड़ लेकर अपने घर की ओर जा रहा। इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। गुस्सा में इसलिए है कि सरकार किसी को बने, लेकिन यहाँ का जो भी है विधायक है, मुजफ्फरपुर के विधायक हो या कुरहनी के विधायक हो, सब सत्ता में रहते हुए एक ग्रामीण की आवाज नहीं सुन रहा है। बार बार आवेदन देने के बाद भी आज तक ले उस आवेदन पर माने कि नहीं वो लोग माने कि सूझ लिए कि जे हाँ 12 गाड़ी बंद किया जाए, इस रोड में नहीं चला जाए, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चा भी इस पार से ऊपर होता है। ये ग्रामीण की बस्ती है, ये 4 लाइन नहीं है। आज क्या हुआ? आज हुआ है जे एक लड़का डेथ कर गया है। बार बार आवेदन देने के बाद दो घटना सीरियस हुआ है। उसके बाद माने कि आज सुना गया है तो लिख दिया गया है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि इस पर काम होगा कि नहीं होगा। आज से कल तक होगा, नहीं तो फिर जाम होगा। हाँ, फिर जाम होगा। अगर इससे आगे नहीं काम होगा तो मैं खुद धनवंती देवी यहाँ पर जाम करेंगे। ग्रामीण लोग के लेकर हम जाम करेंगे, ग्रामीण के सपोर्ट से करेंगे। किसकी मृत्यु हुई है घटना में? आज इसी घटना में इसी ग्रामीण के एक चौकीदार का लड़का था, उनको मृत्यु हुआ है। सुबह में वो अपना छड़ लेकर घर में काम करा रहा था, अपना चौक पे आया हुआ था सामान लाने के लिए, ठीक है ना। तो वो साइकिल से रोड क्रॉस कर रहा था ना, ठीक। वही रोड क्रॉस करने के चक्कर में वो बड़ा गाड़ी आकर उसको धक्का मार दिया। पकड़ाया कंटेनर वाला पकड़ाया था, उसको थाना पर दे दिया गया, थाना वाला ले गया, ठीक ना। तो क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? डिमांड यही कर रहे हैं कि इसका निर्णय होना चाहिए। हमेशा दुर्घटना हो रही है। साल में 2-3 मर्डर हो जाता है यहाँ पे, स्पॉट एक्सीडेंट हो जाता है। इसी 8 तारीख को शादी था, वो जा रहा था अपने छड़ लाने के लिए, उधर से आ रहा था, एक ट्रक वाला मार के उसको कुचल दिया गया। अभी उसी समय मौत, ले हॉस्पिटल जाते जाते तले दम तोड़ दिया। ठीक है, ये लगा के लगभग 5-6 घटना हो चुका है इसमें। आज से कल तक बैरियर नहीं लगेगा तो फिर कल जाम किया जाएगा। आए हैं डीओ साहब आए हैं, बोले आज से कल तक ले जाम लगा दिया जाएगा और नहीं तो फिर जाम किया जाएगा। बराबर घटना हो रही है।
लेकिन प्रशासन लोग को नहीं सुन रहा है। ये आज से कल तक नहीं लगेगा तो हम लोग फिर जाम करेंगे, एनएच जाम करेंगे। क्या सूचना? एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और जिससे लोगों का आक्रोश था, उनके द्वारा रोड जाम किया गया था कि इस रास्ते से बड़ी वाहन का परिचालन नहीं किया जाए। तो उसके लेकर उनको आश्वासन दिया गया कि कल शाम तक बैरिकेडिंग करा दिया जाएगा ताकि बड़ी गाड़ियां इसमें प्रवेश ना कर सकें। बैरिकेडिंग को लेकर भी लोगों की नाराजगी? हाँ, वही उसी बात को लेकर के इनके द्वारा रोड जाम किया गया था, तो कल तक वो करा लिया जाएगा। एक गोबरसही डुमरी रोड में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया जो गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं और उनको इलाज के लिए जानकी अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल हमारे जनता लोगों का मांग है कि इस रोड में बड़ी वाहन जो होती है उसको रोक लगाया जाए। तो ये लोग का मांग भी जायज़ है। काफ़ी मार्केट में भीड़ भाड़ रहता है। हम लोग डीएम सर से और एसएसपी सर से इस संबंध में उचित पत्राचार कर करके अग्रिम कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। आवागमन को सुचारू रूप से अब चालू करा दिया जनता के सहयोग से। हमारे नीरज पासवान जी है, कोऑपरेटिव है और हम लोग इन लोग के सहयोग से सब काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक दुर्दांत अपराधी को पकड़ने में सफलता पाई है। बैंक में डाका डालने के बाद 5 महीनों से वह मुंबई में शरण ले रखा था। छठ पर्व पर मुजफ्फरपुर आने के साथ एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने में लग गया था। मुखबिर की सूचना पर मीनापुर थानेदार राजेश कुमार ने गंगा सागर पुल के पास घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पकड़ा गया युवक बोछा थाने के सरवनी गांव का मनीष कुमार है। पुलिस उसके पास से एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा गोली बरामद किया है। इस संबंध में एएसपी शहरियार अख्तर ने बताया कि कुख्यात मनीष पर मीनापुर कांटी एवं अहियापुर थाना में आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले 8 जुलाई को मनीष एवं उसके साथियों ने मिलकर मीनापुर के गौरी गांवा में ग्रामीण बैंक को लूट लिया था। उसी समय से वह फरार चल रहा था। कल मीनापुर थाना अंतर्गत गंगा सागर पुल है, वहाँ पे सूचना मिली कि कोई अपराधकर्मी जो है पल्सर बाइक से खड़ा है और किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकता है। ये सूचना कल जो है थानाध्यक्ष को करीब 5:45 बजे मिली। इन्होंने तत्परता के साथ मीनापुर थाना के कुछ पदाधिकारी और बल को लेकर उस तेज़ी से वहाँ पे मूव किए और मूव करने जैसे ही उसने थाने की गाड़ी को देखा, वो वहाँ से तेज़ी से मोटरसाइकिल छोड़ के भागने लगा। उसे 6:15 बजे करीब वहाँ पे गंगा सागर पुल के पास जो है पीपल के पेड़ के पास से पकड़ा गया। तो उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा और एक पॉकेट से जो एक गोली बरामद किया गया। जब पूछताछ में उससे पूछा गया तो उसने अपना नाम मनीष कुमार बताया, जो सरबन्नी चक बोझा थाने का रहने वाला है। ये मनीष कुमार के ऊपर एक अभी जुलाई महीने में गोरीगामा उत्तरी ग्रामीण बैंक में डकैती हुई थी, तो उसका ये मतलब फिरार अभियुक्त चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे। तो जो ग्रामीण बैंक में डकैती हुई थी उसमें 3 अभियुक्त पहले पकड़े जा चुके हैं, जिसमें दीपक कुमार है, जो दीपक कुमार सलेमपुर मीनापुर का रहने वाला है, लेकिन उसके मामा का घर जो है सरबनी चक में है, वहीं पे रहता था। दीपक कुमार पकड़ा के उसमें जेल चला जा चुका है। अनिल कुमार है, वो भी सरबनी चक का, वो भी जेल जा चुका है मीनापुर जो है। फिर एक निक्की है, वो भी सरबनी चक का है। तो और ये मनीष, ये लेके 4 लोग हो गए। अभी इसमें 2 और फरार चल रहे हैं। एक कार्तिक कुमार है जो सरबनी चक का है और एक सुंदरम है जो सरैया थाना क्षेत्र का है। काटी में इसके ऊपर कई कांड लूटपाट के दर्ज हैं और जितने भी ये मनीष कुमार है इसके ऊपर करीब 4-5 कांड दर्ज है। कार्तिक कुमार जो फरार है उसके ऊपर भी कई कांड दर्ज हैं। सुंदरम है, उसके ऊपर भी कई कांड दर्ज है। और जो जेल जा चुके हैं अनिल, निक्की और दीपक, उनके ऊपर भी लूटपाट के कांड दर्ज हुए हैं। बैंक लूटकांड में शामिल थे उसमें? हाँ, बैंक लूटकांड में शामिल थे। हम लोग के पास जो है सीसीटीवी फुटेज भी, जो भागने के रिट्रीट के क्रम में जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, एकदम उसमें सभी का चेहरा स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। छिपके रह रहा था सर इतने दिन? घटना के बाद ये तो मुंबई भाग गया था। मुंबई में इसके 2 और बड़े भाई हैं, टाइल्स का काम करते हैं ये लोग, टाइल्स में लगाने उगाने का काम करते हैं। तो ये मुंबई भाग के चला गया था। और कार्तिक और सुंदरम का इसे कांटेक्ट नहीं है, वो भी कहीं बाहर
मतलब मुजफ्फरपुर से बाहर है। ये अभी कुछ करने आया था यहाँ पर, कोई कांड करने? हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये बैंक डकैती में शामिल रहा है। फ्लिपकार्ट में जुलाई महीने में घटना हुई थी बोचहा में, उसमें भी ये शामिल था। कार्तिक भी शामिल था, वो फरार है अभी। रिकवर में क्या क्या इनके पास है? रिकवर में जो है एक देसी कट्टा और 2 गोली बरामद हुई है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने अपनी चीर पड़ती दबंगई न्यूजीलैंड को 70 रनों से करारी शिकस्त दे दी है। भारत की इस जीत के बाद मुजफ्फरपुर में भी जमकर जश्न मनाया गया और युवाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर बधाई दी। सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर के बाहर हाथ में तिरंगा लिए दर्जनों की संख्या में युवा एकजुट होकर भारत माता का जयकारा लगाया। युवाओं ने बाबा गरीबनाथ से फाइनल मुकाबले में भी टीम इंडिया की जीत की कामना की और टीम इंडिया को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई भी दी। एक अद्भुत अकल्पनीय रिजल्ट आज है। आज बड़ा संयोग है, लगातार इंडिया जो है अपने विजय रथ को जो लेके चल रही थी, आज सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद वह नंबर भी 11 है। यह साबित करता है कि इंडिया अब वह इंडिया नहीं, यह सबसे ऊपर है और सबसे आगे है। और 2003 का बदला अब जो है वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से लेने के बाद 2023 का बहुत ही अच्छा उपहार हम लोगों को मिलेगा, जो हमारे बिहार के सभी छठ व्रतियों, माताएं एवं बहनों एवं भाइयों के तरफ से इंडियन टीम के साथ 18 तारीख को, जैसा कि गुरुजी ने कहा है कि हवन किया जाएगा और अभिषेक किया जाएगा बाबा गरीबनाथ के दरबार में, कि इंडिया अपने वर्ल्ड कप को पुनः अपने स्थान इंडिया में अब तो इंडिया बोलना भी नहीं, अब तो भारत बोलना है, भारत में लेकर आए। इसी कामना के साथ हम सभी लोगों को जय श्री राम। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि अभी तक का जो सफ़र रहा है, पिछले जितने सालों से मैच खेलते आ रही है वर्ल्ड कप की, वो अभी तक 9 या 10 मैच लगातार जीतते नहीं आई है भारत। इस बार 10 लगातार मैच जीतते आई है भारत, और ऐसा जीतते आई है कि एकदम एक तरफा मैच जीत करके आई है। तो 11वां मैच भी एकदम एक तरफा जीत के आएगी, और सामने बाबा गरीबनाथ है, उनका आशीर्वाद एकदम इंडिया भारत के टीम पर एकदम जो है सो विराजमान है। इसमें कोई सोचना नहीं है कि वर्ल्ड कप हमारे पास नहीं आ रहा है। इस बार भारत में वर्ल्ड कप आ रहा है, और रोहित शर्मा के अगुवाई में जो टीम खेल रही है उसकी आप तारीफ जितना कीजिएगा वो कम है। बेहतरीन खेल हो रहा है और मज़ेदार खेल हो रहा है, एकदम एक तरफा खेल हो रहा है। आज भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं हो तो कि ये न्यूजीलैंड जीत जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि लग गया कि अब ये लोग पिछड़ गए हैं, और मज़ेदार गेम जीत करके आई भारत इस बार। और हम लोग खुशी मना रहे हैं सारे भाई लोग मिल करके, और ये जो है जो खुशी दिया है दिवाली और छठ के पर्व पर, इसको हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत गौरवान्वित वाला बात है। देश भारत फिर एक नया इतिहास दर्ज किया है, और मतलब कि फाइनल में पहुंचकर एक ऐतिहासिक दर्ज की है। और हम लोग आज बाबा गरीबनाथ मंदिर के पास युवा जश्न मना रहे हैं, और बाबा से कामना करते हैं कि बाबा ये जो हमारा जो फाइनल जो वर्ल्ड कप है वो अपने देश में जीत कर लाए, और फिर एक ऐतिहासिक दर्ज करें। और इसके साथ साथ पूरे क्रिकेट प्रेमी और पूरे क्रिकेट इंडिया टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर गुरुवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से मुजफ्फरपुर समाहरणालय में स्वच्छ पत्रकारिता की चुनौतियां विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद चर्चा में डीएम प्रणव कुमार, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, डीपीआरओ दिनेश कुमार के अलावा कई पत्रकारों ने भी अपने विचारों को रखा। डीएम प्रणव कुमार ने तमाम मीडिया कर्मियों को प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सकारात्मक खबरों को अधिक से अधिक प्रकाशित करने का अनुरोध किया ताकि देश का निर्माण बरकरार रहे। वहीं डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने पत्रकारिता में डिजिटल युग की शुरुआत को शुभ संकेत बताते हुए कहा कि आज हम मिनटों में समाचार एवं संबंधित फोटोग्राफ को प्रेस में भेज सकते हैं। यह डिजिटल युग की खूबियां हैं। साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि सोशल मीडिया पर अपने विचार और समाचार को सेकंड में एक जगह से दूसरे जगह तक प्रकाशित करा सकते हैं, परंतु पत्रकारिता में डिजिटल युग की शुरुआत होने से इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव जैसे अफवाह,
फेक न्यूज और सामाजिक गतिविधियां हमारे लिए चुनौती साबित हो रही है। हमें इन चुनौतियों का सामना करना होगा। बातें हो रही थी, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि जो पत्रकार हैं वो प्रशासन की आंख, नाक और कान है, क्योंकि आप लोगों की पहुंच फील्ड में एकदम आखिरी व्यक्ति तक रहती है और बहुत सारी चीजें जो आपके माध्यम से हम लोगों को पता चलती हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत सारी ऐसी भी चीजें जिनमें सुधार की आवश्यकता है। तो इसलिए मैंने सर से ये चीज सीखी है कि कभी भी पत्रकारों से मिलने में समय नहीं ज्यादा वेस्ट करना चाहिए, ना उनका ना अपना। इसलिए मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं एकदम पहचान में आ रहे, लगभग सारे लोग पहचान में आ रहे हैं। कभी भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ होगा कि हमसे मिलने में या कोई बात बताने में आप लोगों को कोई बैरियर फेस करना पड़ा हो, क्योंकि ये चीज मैं प्रयास पूर्वक ये चीज इंश्योर करता हूं कि अगर कोई पत्रकार आए हैं, चाहे वो कुछ पूछने के लिए आए हों और चाहे कुछ बताने के लिए आए हों, मैं निश्चित रूप से उनको समय दे करके उनसे मिलता हूं। एक्सेप्ट की कोई वीसी या मीटिंग नहीं चल रही है तो मैं निश्चित रूप से उनसे मिलकर उनकी बातें जानता हूं। और इसमें ये कोई आपके ऊपर मैं मदद नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपनी मदद कर रहा हूं। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं सभी मीडिया कर्मी, प्रेस कर्मियों को बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज इस दिवस पर हम लोगों ने सभी प्रेस और मीडिया कर्मी के लोगों के साथ आज यहाँ कार्यशाला भी आयोजित हुई, जिसमें प्रेस कर्मियों ने भी अपनी बातें रखीं और प्रशासन और मीडिया के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला। हम प्रेस कर्मियों, मीडिया कर्मियों के शुक्रगुजार हैं कि वे समय समय पर हम लोगों को फीडबैक भी देते हैं और हम लोगों की कोई यदि कमियां रहती हैं उसको भी बताते हैं, जिस पर बेहतर तरीके से हम लोग काम करते हैं। प्रेस और प्रशासन दोनों का समन्वित रूप से यह कार्य है कि हम लोग समाज को, प्रशासन को काफ़ी बेहतर करें। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुजफ्फरपुर ज़िले में सभी लोग काफ़ी सहयोग के साथ, समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। इस अवसर पर एक बार पुनः मैं सभी प्रेस और मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। रामदयालु सिंह स्मारक भवन समिति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगामी 28 नवंबर को रामदयालु बाबू की पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा का अनावरण होना है। गुरुवार को समिति के अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रामदयालु सिंह स्मारक भवन समिति के द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंडित श्री नारायण ठाकुर के द्वारा महेश प्रसाद सिंह के नाम से 1952 में रजिस्ट्री कर यह जमीन रामदयालु सिंह स्मारक भवन समिति को दे दिया गया था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कार्यक्रम को प्रभावित करने में लगे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने भी प्रेस वार्ता कर कहा कि जिला अध्यक्ष को पार्टी की जमीन को रजिस्ट्री करने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता के द्वारा रामदयालु सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाना कांग्रेस कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि रामदयालु सिंह का मूर्ति अनावरण ट्रस्ट के भवन में होने पर इसका विरोध नहीं होगा, लेकिन भाजपा का निजी कार्यक्रम हो इसका विरोध होगा। उद्देश्य सामाजिक ये जो विवादें आई है अभी कांग्रेस प्रेसिडेंट के द्वारा, वह सरासर नाजायज है इस संस्था के प्रति। चूँकि यह संस्था सामाजिक परिवेश की संस्था है, समाज का निर्माण हो, समाज के लोग आगे बढ़ें, और यह संस्था उसी समय से, जिस समय यह निर्माण हुआ उसी समय से यह काम को करती आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर हुआ खादी का कार्यक्रम, जिसमें गरीब महिलाएं सूत काटती थी, गरीब बुनकर कपड़ा बुनते थे, बेचते थे, अपना जीवन प्रवेश करते थे। जब वो संस्था समाप्त हो गई तब सामाजिक परिवेश का संस्था यहाँ पर चलाना शुरू किया गया। जैसे वर्तमान में बहुत संस्थाएं आई हुई गई, कितने भी आए, हेल्थ के लिए 4-4, 5-5 बार यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ सेंटर से लेकर के चलाया गया कि गरीबों को कुछ मिल सके। आज भी हम युवाओं के अच्छे हों, प्रशिक्षित हों, उनके लिए योगा कार्यक्रम चलाते हैं, उनके लिए हम जूडो कराटा कार्यक्रम चलाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम चलाते हैं। धर्म एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म के, सनातन धर्म नहीं, समान धर्म के लिए कार्यक्रम चलता है। और यह व्यक्तिगत संस्था नहीं है, यह सामाजिक संस्था है। इसमें किसी पार्टी विशेष का कोई लेना देना नहीं है। मैं यह जरूर कहता हूँ, यह संस्था का निर्माण कांग्रेस की ज़मीन से हुआ। कांग्रेस ने इसको दान दिया रामदयालु बाबू के नाम पर, और वह संस्था आज काम की। कोई भी आया है
कितने भी प्रसिद्ध। लगता है आपको कि विवाद से कहीं ना कहीं रामदयालु बाबू की छवि धूमिल करने का रामदयालु बाबू का छवि अद्वितीय, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। जो लाखपति से खाकपति हो गया। आज के जो नेता होते हैं, आप लोग भी हैं, सब चीज़ें हैं, जो खाकपति से लाखपति हो जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। ये रामदयालु बाबू का कोई नहीं, और अपने सारी संपत्ति को उन्होंने डोनेट किया गरीब जनताओं के बीच, और उनके नाम पर यह संस्था बनी। विवाद का निदान क्या लगता है? विवाद है, निदान क्या दिखता है? निदान हमने 3 बातें कही हैं। 3 बातें होती है, आन, बान और शान। तो हम तीनों के लिए अध्यक्ष हैं इस संस्था के, तो उसके लिए हम तैयार हैं। दम रहते हम दास न होंगे। और मुकुल बाबू का यह मैं जोर से कहता हूँ, बगल में हो सुनेंगे, आप तो सुनबे कीजिए, यह उनका सरासर नाजायज है। परिचय दे दीजिए। उनका जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी वो वार्ता किए हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती समारोह में हम आए। 11 बजे पहुँचे तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में, तो हम देख रहे हैं 20-25 लेबर जो है 4 दीवारी को खोद रहा है। तो हम जाके उससे पूछे कि इसको खोदने से पुराना दीवार है, टूटेगा, ढह जाएगा, क्यों खोद रहे हो? हमसे अनुमति लिए हो, जिला अध्यक्ष से अनुमति लिए हो? तब तक वह किसी एक आदमी को खबर किया जो अपने आप को अविनाश कुमार बताए कि भाई हम ट्रस्टी हैं, शायद चंद्रिका पांडे के लड़का है। वो तहस में बोलने लगे कि सुरेश शर्मा जी का है और यह रामदयालु स्मारक जो है, ये जो है रामदयालु स्मारक संस्था है। हम कहे रामदयालु सिंह जी हमारे कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, आज़ादी से पहले प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, हमारे हैं, और उनके सम्मान में यहाँ रामदयालु स्मृति भवन जो है, अगर एक तो पहले किसी जिला अध्यक्ष का अधिकार नहीं है कि ज़मीन रजिस्ट्री करने का, यह अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। जिला अध्यक्ष केयर टेकर होते हैं। अगर कोई पूर्व में अगर रजिस्ट्री कर दिए तो यह तो मामला कानूनी है, लेकिन रामदयालु स्मृति भवन जो है, रामदयालु बाबू के नाम से हमें कोई ऐसा आपत्ति नहीं है, और कांग्रेस के ही उसके अध्यक्ष और सदस्य और सचिव थे। आप देख लीजिए, उसका हम बायलॉज निकाले हैं। इसमें इसका जो बायलॉज वो जो 1983 में इसका ट्रस्ट बना है, रजिस्ट्रेशन कराया और 7 आदमी का, जिसमें इसके अध्यक्ष जो हैं भुवनेश्वर चौधरी जी हैं, और मेंबर में भुवनेश्वर चौधरी जी, श्री द्वारकानाथ ठाकुर जी मंत्री हैं, श्री रामविलास पांडे जी कोषाध्यक्ष हैं, श्री राम सजीवन ठाकुर जी सदस्य हैं, श्री बिंदेश्वर चौधरी जी सदस्य हैं, श्री चंद्रिका झा सदस्य हैं, और श्री पवनधारी सिंह सदस्य हैं। ये लोग सदस्य थे। और उसके बाद एक राम सजीवन ठाकुर जी सदस्य हैं। तो उसमें सारे लोगों का निधन हो गया, और 2 साल पहले राम सजीवन ठाकुर जी अध्यक्ष थे, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। और हम लोग के सारे कार्यक्रम कांग्रेस के, जब रघुनाथ पांडे 90 में जिला अध्यक्ष बने तो उसी में कार्यालय था। और जब 5 साल यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हम थे, और युवा कांग्रेस के रविशंकर तिवारी रहे हैं, चाहे और भी जो लोग रहे, उमाशंकर प्रसाद सिंह जी, सारे लोग का कार्यालय उसमें था। और पहला कार्यालय वहीं था। वह हम ही लोग का अंश है, हम ही लोग का टाइटल है, हम ही लोग का सब बात। इसमें सुरेश कुमार शर्मा जी कैसे घुस गए,
और सुरेश शर्मा जी सेक्रेटरी बन गए और सेक्रेटरी बन के वो अपना मनमानी कर रहे हैं। वह भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम रामदालू बाबू इसमें लिखा हुआ है बायलॉज में, हम आपको बता दे रहे हैं। इस बायलॉज में लिखा हुआ है कि रामदालू बाबू की विचारधारा से यह संस्था चलेगी। जो उनका विचारधारा है उनके विचारधारा से संस्था चलेगी, जाति धर्म से ऊपर उठ के, और उसमें भवन बनाएगी और वचनालय, पुस्तकालय और व्यायामशाला यह कार्य करेगी। लेकिन इसमें तो जो है कि डेली शादी ब्याह का बुकिंग हो रहा है, एलजी का दुकान ऑफिस दिया हुआ है, पैसा उगाही हो रही है। हर एक 4 दीवारी जिला अध्यक्ष हम हैं, बिना मेरे अनुमति के कैसे वो लेबर लगा दिए? और यह कांग्रेस का संपत्ति है, इसमें भाजपा कहाँ से चली आई? तो मूर्ति लगाने से आपको कोई आपत्ति नहीं? मूर्ति वो हमारे हैं पूर्वज, मूर्ति लगाने से हमको क्यों आपत्ति होगी? हम कहना है कि कोई फ्रीडम फाइटर से कराएं, स्वतंत्रता सेनानी से कार्यक्रम हो। और यह जो है हमारे अध्यक्ष हैं अखिलेश बाबू हैं, अजीत शर्मा जी हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के लीडर, इसलिए कि वो जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और प्रथम आज़ादी से पहले स्पीकर विधानसभा के थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो यह जो है कि सुरेश शर्मा जी, अब पुराने सारे सदस्य भुवनेश्वर चौधरी जी से लेके सारे सदस्य का निधन हो गया और राम सजीवन बाबू को मिलाकर यह सेक्रेटरी बन गए, और किसी तरह से यह कब्जा करके चाह रहे हैं कि रामदालू स्मारक को भाजपा कार्यालय बना दें, भाजपा में कर दे। और नित्यानंद राय जी का प्रोग्राम पहले था, लेकिन हमने विरोध किया, तो आज अखबार में वो दिए हैं कि भाजपा के नेता विजय सिंह जो हैं, जो विरोधी दल के नेता हैं भाजपा के, उनका कार्यक्रम। क्या चंद्रिका बाबू से हम पूछना चाह रहे हैं, चंद्रिका बाबू से, कि वो सदस्य हैं, अध्यक्ष अपने आप को कहते हैं, उनको कौन अध्यक्ष बनाया है? और यह जो है कि निबंधन विभाग से है, यह बायलॉज का मेंटेन कर रहे हैं। यह तो हम रजिस्ट्रार आईजी साहब जो निबंधन विभाग है, इस बायलॉज का तो मेंटेन नहीं है। इसमें तो शादी ब्याह हो रहा है, न पुस्तकालय है, न व्यायामशाला है, न जो लिखा हुआ है, ये सिर्फ शादी ब्याह। और एलजी का ऑफिस चल रहा है, कई वो ऑफिस चल रहा है, ये पैसा कमाने का धंधा बना लिया। हमारे रामदालू बाबू जो महान नेता है, हमारे ही क्षेत्र औराई विधानसभा के वो निवासी हैं। हाल ही में विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की संयुक्त भूमिका वाली इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने आगामी 5 वित्तीय वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसे लेकर गुरुवार को मुजफ्फरपुर भाजपा की 1 दिवसीय कार्यशाला मिठनपुरा के एक होटल में संपन्न हुआ। कार्यशाला में भाजपा के जिला पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, सभी संगठनात्मक मंडलों के अध्यक्ष सहित जिला एवं विधानसभा स्तरीय प्रमुख कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र के लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, पूर्व मंत्री अजीत कुमार, विधायक अरुण कुमार, पूर्व प्रदेश महामंत्री, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक सुरेश चंचल, जिला प्रभारी रमेश श्रीवास्तव, लोकसभा प्रभारी हरेंद्र सिंह, महामंत्री धर्मेंद्र साहू सहित पूर्व प्रत्याशी अर्जुन राम ने भी कार्यशाला संबोधित किया। जिस कोई भी जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं और ये काम कर रहे हैं, उनको पीएम विश्वकर्मा योजना पोर्टल पर जाकर के अपना आधार कार्ड, अपना बैंक अकाउंट और अपना राशन कार्ड, ये 3 कागजात उनके पास होने चाहिए। वो पोर्टल पर जाकर के अपना आवेदन करेंगे, अपना पंजीयन करेंगे, और उस पंजीयन के पश्चात जिला भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर उनका ऋण स्वीकृत कराने का काम करेगी।
और बिना कोई गारंटी के बैंक उनको 2 किस्तों में ये ऋण देगी। पहली किस्त 1 लाख रुपए की देगी, दूसरी किस्त 2 लाख रुपए की देगी। इसके पूर्व उनको 15 दिन का, जिस व्यवसाय से वो जुड़े होंगे उस व्यवसाय को और अच्छे ढंग से करने के लिए सरकार उनको 15 दिन का एक ट्रेनिंग देगी। उस ट्रेनिंग के दौरान उनको 500 रुपये का स्टेपन भी दिया जाएगा और साथ ही जब उनका 15 दिन का ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो उनको 15,000 रुपये का एक टूल किट बैग भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिस टूल्स के माध्यम से वो अपने रोज़गार को और सुचारू ढंग से और अच्छे ढंग से कर सकें। निश्चित तौर पर इस योजना के अंतर्गत हम लोग बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ये पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ उठवाने का कार्य करेंगे। साथ ही आज के इस कार्यशाला में विकसित भारत संकल्प योजना, जो प्रधानमंत्री जी की जन परोपकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके जागरूकता के लिए 22 तारीख से लेकर के 22 नवंबर से 26 जनवरी तक ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली है, जिसका लॉन्चिंग 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने रांची से बिरसा मुंडा जी के पुण्यतिथि के दिन से किया है। 22 तारीख तक ये जनजातियों के बीच में चलेगा और 22 तारीख से 26 जनवरी तक ये रथ, हर एक लोकसभा में एक LED रथ जाएगा, जो अभी तक की केंद्र सरकार की उपलब्धियों हैं उसको लोगों के बीच प्रसारित करने का काम करेगा। और साथ ही एक वहाँ पर कैंप लगाया जाएगा, जो लोग इन लोग कल्याणकारी योजनाओं से अभी तक वंचित हैं उनको ऑन द स्पॉट फॉर्म भरवाया जाएगा और डायरेक्ट पीएमओ इसको मॉनिटरिंग करेगा और उनको जल्द से जल्द उनको वो सुविधा, जो सरकार के द्वारा सुविधा उनको उपलब्ध कराया गया है लेकिन वो वंचित हैं, उनको उपलब्ध कराने को काम कराया जाएगा। आज यही 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर के आज जिले की ये कार्यशाला थी। बहुत सभी जगह संयोजक, सह संयोजक और मंडल अध्यक्ष इस काम को तन्मयता के साथ करेंगे। आगे हम लोग हर एक विधानसभा में विधानसभा स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करेंगे, ताकि जल्द से जल्द सभी लोगों को ऋण भी उपलब्ध करा सके और जो योजनाओं से अभी तक वंचित हैं उनको उस योजना का लाभ भी पहुंचा सके। हर साल की तरह इस साल भी पड़ाव पोखर छठ पूजा समिति अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है। इसके संचालन के लिए पुरानी कमेटी को भंग कर नए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें वीरेंद्र शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं महामंत्री दिलीप कुमार, उपाध्यक्ष राजन कुमार, मुकेश कुमार और रंजन ओझा, मीडिया प्रभारी राकेश पटेल, कोषाध्यक्ष अवनीश कुमार बनाए गए हैं। मीडिया प्रभारी राकेश पटेल ने बताया कि 1954 से यहां धूमधाम के साथ छठ पूजा होती आई है और हम लोग पूरे सदस्यगण कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे व्यवस्था हो सके और अपना एक पड़ाव पोखर का एक गर्व की बात है कि हम लोग अपना व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से करते हैं, कोई तरह की सब गुंजाइश नहीं है। लाइटिंग का क्या व्यवस्था? लाइटिंग एकदम भरपूर व्यवस्था है, एकदम भरपूर व्यवस्था है। हम लोग को प्रशासन से सहयोग भी मिलता है, इसमें पूरी तरह प्रशासन सहयोग मिलता है और लोग मदद भी करते हैं। रात भर वो लोग रहते हैं, अपना ड्यूटी पूर्ण करते हैं, इसमें कोई समस्या हम लोग को नहीं, प्रशासन से कोई समस्या हम लोग को नहीं है, वो लोग पूर्ण सहयोग करते हैं। तैयारी लगभग हमारा अंतिम चरण में चल रहा है। अब जैसे कि कल नहा खास से हमारा चैती छठ व्रत जो है छठ चालू हो जाता है और इसके निमित्त हम लोगों ने इसकी तैयारी 15 दिन पूर्व से ही की थी और हमारे नगर निगम के कर्मचारी लोग भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनका मेहनत का रंग अब ला रहा है और सफाई भी अच्छी हो रही है और लाइटिंग के भी भरपूर व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और इस बार सबसे यूनिक हमारा पड़ाव पोखर होगा, जो हर साल की बात ही रहता है और इस साल भी उससे भी अच्छी व्यवस्था करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ताकि कोई भी छठ व्रती छठ करने जब आए तो उसको एक मेला सा दृश्य नज़र आए। और यहाँ का जो माहौल हम लोग देते हैं, जैसे हमारे जितने भी कार्यकर्ता घाट पे रहते हैं वो सारे छठ व्रतियों को सुरक्षा में तैनात रहते हैं कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो हमारे 4-5 कार्यकर्ता वहाँ जाके जमा हो जाते हैं। उसको कोई भी असुविधा होती तो उसको हम लोग तुरंत वहीं पे निराकरण करते हैं। और इस बार भी हम लोग भव्य तोरण द्वार बना रहे हैं, जो हमारे छठ व्रती आएंगे उनके भव्य स्वागत के लिए तोरण द्वार की व्यवस्था की गई है। महिलाएं जो यहाँ आएगी छठ व्रत करने के बाद जो स्नान करती है उसके लिए भी हम लोग रूम बना दिए हैं, वहाँ कपड़े वो महिलाएं माता बहन चेंज कर सकती है, ये भी व्यवस्था हम लोग की है। यदि किसी प्रकार की कोई घटना घटती है
तो इसके लिए भी हमारी चिकित्सा व्यवस्था वहाँ 24 घंटा मौजूद रहती है। किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना न घटे, इसकी निगरानी के लिए हम लोग CCTV फुटेज से लैस रहते हैं और हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक घाट के अगल बगल घाट के जो भी कोना है, परा पोखर का जो भी कोना रहता है, वहाँ पे खुद से मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि किसी को कोई असुविधा न हो। क्योंकि बड़ी महिमा का ये पर्व है, छठ पूजा समिति जो हमारा परा पोखर है, ये बड़ी महिमा का पर्व होता है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता सब भी एकदम शुद्ध रूपेण यहाँ माने जितना अच्छा सुविधा हो उसका देने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ जो होता है कि हमारे वार्ड 25, वार्ड 34, वार्ड 30, वार्ड 35 और वार्ड मिठनपुरा से भी लोग 36 वार्ड से भी यहाँ आते हैं। इसलिए हमारा मुजफ्फरपुर में एक आकर्षण का केंद्र रहता है, केंद्र बिंदु होता है कि लोग कहीं भी जाएंगे घूमने, लेकिन एक झलक जब तक वो परा पोखर पर नहीं आते हैं तब तक उनका मन नहीं भरता है। तो उनके मन को और अच्छा करने के लिए हम लोग अच्छे से अच्छा व्यवस्था और अच्छे से अच्छा उपाय हम लोग छठ पर्व में करते हैं। मुजफ्फरपुर युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 16 नवंबर 2023 गुरुवार को कार्यक्रम संयोजिका निधि तुलसियान के रमना स्थित निवास स्थान पर 70 छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री वितरित किया गया। अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल ने बताया कि संस्कृति शाखा की यह कोशिश रहती है कि जो छठ व्रती पूजा की सामग्री खरीदने में असमर्थ है, उन्हें जहां तक संभव हो मदद हो, ताकि वह अपना व्रत श्रद्धा पूर्वक एवं सामग्री सहित पूर्ण कर सके। इस कार्यक्रम में छठ व्रतियों के बीच साड़ी, लहठी, सिंदूर, बिंदी, नारियल आदि सामग्री छठ व्रतियों को दिया गया। कार्यक्रम में IPP संगीता गोयनका, अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, सचिव पूजा बरोलिया, प्रियंका तुलसियान, सौरभी नथानी, स्वीटी अग्रवाल, सविता वर्मा, कोषाध्यक्ष नेहा अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजिका निधि तुलसियान, मीडिया प्रभारी गरिमा अग्रवाल, सीमा केडिया, प्रीति टेकरीवाल, सोनाली टेकरीवाल, पूजा केजरीवाल, माधुरी शाह एवं अन्य सदस्यों की उपस्थिति रही। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से प्रत्येक वर्ष छठ पूजा जो व्रत करती है उनको साड़ी, सुहाग का सामान और नारियल वितरित किया जाता है। वही इस बार किया गया है। 60 साड़ी वितरित की गई है और नारियल और सुहाग का सामान। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से हर साल छठ करने वाली महिलाओं को साड़ी वितरण, सुहाग का सामान और नारियल हमारी शाखा की ओर से बांटा जाता है। इस बार भी वो कार्यक्रम हमारे संस्था की तरफ से की जा रही है, जिसमें हम लोगों ने 60 साड़ी बांटा है और लगभग 50 नारियल का वितरण किया है। यह कार्यक्रम राधा कृष्ण मंदिर के बगल में रमना में हो रहा है। गायक मनीष महाराज सिंह को मुजफ्फरपुर के कलाकारों ने गुरुवार को मोतीझील के DRB मॉल में अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। बता दें कि मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के रहने वाले मनीष महाराज सिंह का छठ गीत उगा है सूरज देव इन दिनों YouTube पर धूम मचा रहा है। लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। गायक मनीष महाराज सिंह ने कहा कि बचपन से ही उन्हें गाने का शौक रहा है। मनीष महाराज सिंह ने इंटरटेनमेंट चैनल पर गाना रिलीज होते ही लोगों का इस पर ज़बरदस्त प्यार और समर्थन मिल रहा है। इसमें बिहार की मिट्टी की सुगंध और छठ पूजा की पवित्रता दोनों मिल रही है। कोसी भराई सो कहत रहे माई, पियरी चुनरिया बाजार से किनाई, घिउआ के दिया ना बराइनु हो, भौजी छठ करहो, आसरा पूरई है छठी माइनु हो, भौजी बरत करहो। क्या नाम हो गया, कहाँ से हैं और कैसे गाना के क्षेत्र में आना हुआ? मेरा नाम मनीष महाराज सिंह है और मैं मीनापुर की धरती से मुजफ्फरपुर ज़िला से मैं निवासी हूँ। और मेरा रुचि बचपन से ही संगीत में था और मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन राइटर भी अच्छे मतलब नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन हमारे गुरुजी डॉक्टर कुमार विरल सर ने हमको एक लिरिक्स दिया जो वाकई मतलब बहुत ही अच्छा लिरिक्स है छठ गीत का, जो लोगों को सुनना चाहिए और इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। जी मैंने छठ का गीत लिखा है और ये नया गायक मुजफ्फरपुर का लड़का है, एक गांव का रहने वाला, और इसने अपने से संघर्ष किया है। इसके गाने में मैंने देखा कि इसके गाने में बहुत मिठास है, बहुत मेलोडी है,
फिर मैंने इसके लिए एक छठ गीत लिखा। ये छठ गीत आम छठ गीतों से अलग है, जिसमें एक देवर और भाभी का पवित्र रिश्ता का एक आरजू है कि तुम छठ व्रत करो भाभी, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। और इस तरह से बहुत मधुर गीत छठ व्रत के लिए, बहुत पवित्र, जिसमें आपको मिट्टी की सुगंध आएगी और फिर छठ की जो पवित्रता है वो दिखाई देगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस शहर मुजफ्फरपुर लीचियों का शहर है, जहाँ हमारे गायक यहाँ पूरे देश के स्तर पर अपना नाम करें, ये मेरा शुभ आशीर्वाद है। आज यह छठ गीत हम लोग जनता को लोकार्पित कर रहे हैं जनता के सामने। क्या शुभ नाम हो गया? मेरा नाम डॉक्टर कुमार विरल है और मैं गीत लिखता हूँ। और मैं भोजपुरी में साहित्यिक गीतों के लिए मैं चाहता हूँ कि प्रयास हो, ताकि भोजपुरी में जो अश्लीलता आई है उसके खिलाफ एक लड़ाई है मेरी। और मैं चाहता हूँ कि अच्छे गीता में, संस्कार वाले गीता में, तो भोजपुरी में संस्कार गीतों का बहुत महत्व है, पर्व त्योहार के गीतों का महत्व है। और छठी माई हमारी पर्यावरण की देवी हैं, वे चाहती हैं कि हमारे गांव, हमारे पोखरा, हमारे नदी तालाब साफ रहें। और इसलिए एक पवित्र रिश्ते की कहानी है ये, उगी हैं सूरज देव, उगी हैं सूरज देव, मतलब कि ज़रूर उसके सपने पूरे होंगे और सूरज का उदय होगा, स्वर्णिम प्रकाश पूरी धरती पर आएगी, मानवता फिर से जी उठेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।